नाट्य रूपांतरण किया गया है, उन्हीं के नाम भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, कहानी का नाट्य रूपांतरण। किसी भी कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए हमें सबसे पहले कहानी और नाटक की विविधताओं और समानताओं को समझना होगा। यानी कि कहानी में क्या समानताएं होती हैं, क्या विभिन्नताएं होती हैं, पहले इनको समझना होगा, तभी हम इनका रूपांतरण कर पाएंगे। जहाँ कहानी का संबंध केवल लेखक और नाटक से होता है, वहीं नाटक के द्वारा लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक तथा श्रोता एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो अब आप यहाँ पर समझिए कहानी क्या होती है। जब कहानी लिखते हैं तो उसका संबंध या तो लेखक लिख रहा है या पाठक पढ़ रहा है। तो यहाँ नाटक नहीं होकर यहाँ पर क्या होगा, आपका पाठक होगा। ये गलत शब्द क्या है, ठीक है, पाठक। तो लेखक मतलब जो लिख रहा है, पाठक अर्थात जो पढ़ रहा है। बस कहानी इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती ने कहानी। हम लोग कहानी पढ़ते हैं या लिख लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं वही नाटक। नाटक क्या होता है, जब नाटक लिखा जाता है लेखक के द्वारा, फिर उसे निर्देशित किया जाता है निर्देशक के द्वारा, यानी कि वो पूरा डायरेक्शन देता है कैसे कैसे उसको प्ले करना है। फिर पात्र यानी कि जो उसके अंदर अभिनेता और अभिनेत्रियां, सह अभिनेता सह अभिनेत्रियां बहुत सारी होती हैं, वो दर्शक जिसे हम देख रहे हैं, श्रोता यानी कि जो सुन रहा है। तो आपको पहला डिफरेंस समझ में आ गया कि कहानी सिर्फ दो लोगों के बीच सीमित होती है, लेकिन जो नाटक होता है वो कई लोगों के साथ संबंधित होता है। कहानी कभी भी किसी के द्वारा पढ़ी और कही जा सकती है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी कह सकता है ना। परंतु नाटक को मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वैसे तो कहानी में भी नाटक की तरह ही एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, परंतु नाटक को मंच पर संगीत, सज्जा, प्रकाश व्यवस्था के साथ अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो समझ में आया क्या कि कहानी को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं या कोई पढ़ रहा है तो हम सुन सकते हैं, इतना हो सकता है। लेकिन नाटक क्या होता है, नाटक को हम देख भी सकते हैं। जैसे कहानी में एक कहानी होती है, उसमें भी सब कुछ होता है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है, सब कुछ होता है, उसी तरह नाटक में भी होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक नाटक में, हम इसे पढ़ या सुन सकते हैं, लेकिन नाटक में ये सारी चीज़ें हम मंच पर अभिनीत होते हुए देखते हैं, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, जहाँ पर हम सारी चीज़ें कहानी जब हम सुनते हैं तो क्या करते हैं, हम उसे इमेजिन करते हैं, वो हमारी कल्पना में चलता है। लेकिन नाटक में क्या है, वो पूरा सजीव हमारे सामने घट रहा होता है। तो ये होता है सबसे पहले आपको डिफरेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं कथानक का दृश्यों में विभाजन। अब इस कहानी को हम दृश्यों में किस तरीके से विभाजित करते हैं। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने से पहले कहानी के कथानक यानी कथा वस्तु को समय तथा स्थान के आधार पर विभाजित करते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई भी कहानी ले लें, कहानी में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कोई कहानी पढ़ी, मान लीजिए नमक का दरोगा, हमारी एक कहानी है क्लास 11th की, हमने वो पढ़ी। अब उस कहानी में क्या था, कथानक था कि जो वंशीधर जी थे वो बहुत ईमानदार हैं, वो नौकरी के लिए निकलते हैं, पुल पे उनकी नौकरी दरोगा नमक के विभाग में लग जाती है, वहाँ पर फिर उसके बाद अदालत में केस चलता है, फिर उनके घर पे आ जाते हैं, उनकी नौकरी छूट जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग कथानक, अलग अलग दृश्य लगे ना। सेम इसी तरीके से हमें कहानी को अलग अलग, क्योंकि कहानी में हमने देखा अलग अलग दृश्य लगे, तो कथानक भी अलग अलग दृश्यों के हिसाब से विभाजित होती है। तो पहला दृश्य कहाँ लगेगा, वो लगेगा बंसीधर जी के घर पे, जहाँ वो नौकरी के लिए निकल रहे हैं और उनके पिताजी समझा रहे हैं कि नौकरी में सैलरी और ऊपरी कमाई का क्या अलग अलग महत्व होता है। फिर दूसरा दृश्य कहाँ लगेगा कि उन्हें नमक के दरोगा की नौकरी मिल गई और वो कहाँ है, पीपे वाले पुल पर जो है नौकरी कर रहे हैं नमक की रखवाली के लिए, जहाँ पे आलोपी दिन पकड़े जाते हैं। दूसरा दृश्य वहाँ लगा। फिर उसके बाद तीसरा दृश्य, आलोपी दिन गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा दृश्य वो कहाँ लगेगा, कचहरी में, यानी कि अदालत में, जहाँ पे आलोपी दिन की पेशी होती है और मुकदमा चलता है, जहाँ पे आलोपी दिन छूट जाते हैं और वंशीधर को वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है कि अगली बार इतने सम्माननीय व्यक्तियों को पकड़ते समय थोड़ी सावधानी रखें, हो जाता है। उसके बाद चौथा दृश्य कहाँ लगता है, उनके घर का लगता है।
जहां पर आलोपी दीन उन्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी का मैनेजर बनाने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से एक कहानी में ये अलग अलग, तो कथानक को क्या किया गया, अलग अलग दृश्यों में विभाजित किया गया। अब ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई मंच पे क्या होता है, जैसे स्टेज है, अब स्टेज पे सबसे पहला दृश्य कहाँ लगा, वंशीधर जी के घर का, तो उसकी पूरी साज सज्जा कैसी होगी, वंशीधर जी के घर की तरह होगी। ठीक है। फिर दूसरे दिन, अब उसी समय तो दृश्य बदल नहीं सकता, एक दिन में एक दृश्य लगा है और उस दृश्य का पूरा फिल्मांकन हो गया। दूसरे दिन फिर नाटक का दूसरा एपिसोड जब प्रसारित किया जाएगा तो उस दिन स्टेज पे दूसरा दृश्य लगेगा जो नदी के पुल पे होगा, जहां आलोपी दिन गिरफ्तार होगी। फिर तीसरे दिन जो है वो स्टेज की सज्जा बदल जाएगी और वो कहाँ हो जाएगी, अदालत की हो जाएगी। चौथे दिन फिर से दृश्य बदलेगा और फिर से वो आलोपी दिन के घर का हो जाएगा। तो इस तरीके से कथानक को हमने 4 भागों में बांटा और ये 4 अलग अलग घटना स्थल थे। कथानक से चुनकर निकाली गई घटनाओं के आधार पर दृश्य बनाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक ही समय स्थान पर घटी घटनाओं का एक दृश्य माना जाता है। एक समय में, जैसे आलोपी दीन जी के घर का, वंशीधर के घर का था, जहां पर उनके पिताजी उनको सारी चीजें समझा रहे थे, वो एक घटना स्थल और एक दृश्य। ठीक है। अतः कथानक को समय तथा स्थान के आधार पर विभाजन करके दृश्यों को लिखा जाता है और दृश्य लिखते समय कथानक के अनावश्यक हिस्सों को निकाल दिया जाता है, क्योंकि इससे नाटक की गति बाधित होती है। अब कभी कभी कहानी लिखते समय बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी जाती, क्योंकि उसमें तो भाई हमें कोई इतना ज़्यादा ना टाइम का बाउंडेशन है, ना हमें मंच सज्जा करनी है, ना कुछ करना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा जोड़ दी जाती हैं। लेकिन जब हम कहानी का नाट्य रूपांतर करते हैं तो कहानी से बहुत सारी चीज़ें हम एक्स्ट्रा हटा देते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें, क्योंकि वो नाटक बहुत स्लो हो जाएगा, अगर हम हर एक चीज़ को प्रदर्शित करने लगेंगे तो नाटक स्लो पड़ जाएगा और दर्शक बोर होने लगेंगे। अतः प्रत्येक दर्शक का कथा के अनुसार तार्किक विकास किया जाता है, जितना जरूरी है उतना। इसकी सुनिश्चितता के लिए दर्शक विशेष के उद्देश्य और उसकी संरचना पर विचार किया जाता है। मतलब दर्शक कितना और क्या देखना चाहते हैं ये हमें समझना होगा और उसी के हिसाब से हम दृश्यों में जो है वो फेरबदल करते हैं। जो चीज़ें ज़रूरी है उतनी दिखाएंगे, जो ज़रूरी नहीं है उन्हें कट कर दिया जाता है। प्रत्येक दृश्य का अंत ऐसा होना चाहिए जो अगले दृश्य से संबंधित हो। अतः दृश्य का पूर्ण विवरण तैयार करना चाहिए, जिससे कोई अनावश्यक जानकारी ना रह जाए और साथ ही वह क्रमानुसार लगे। अब जैसे यहाँ पर हुआ, पहला दृश्य वंशीधर जी के घर का था कि वो नौकरी के लिए निकल रहे थे, तो पिताजी समझा रहे थे कि भाई किस तरीके से सैलरी तुम्हें ज़्यादा मिले उस पर ध्यान मत देना, ये देखना कि पोस्ट कैसी है जहाँ पर तुम्हें ऊपरी कमाई हो सके। तो यहाँ पर दृश्य कंटिन्यू क्या था कि वो नौकरी ढूंढने के लिए निकल रहे थे। तो जब हम दूसरा दृश्य शुरू करेंगे तो हम ये दिखाएंगे कि उनकी नौकरी लग गई है नमक के दरोगा के विभाग में। फिर उसे पीपे के पुल पे हम बताएंगे। तो इस तरीके से एक दृश्य में दूसरा दृश्य कनेक्टेड रहेगा कि इस दृश्य के बाद ये चीज लगनी है। अब आ जाते हैं नाटक के दृश्यों के संवादों तथा अभिनेता की महत्ता। ठीक है। अब संवादों और अभिनेताओं का क्या महत्व होता है। अतः नाटक ही नहीं बल्कि नाटक का प्रत्येक दृश्य प्रारंभ, मध्य और अंत में बटा होता है। समझ में आया क्या चीज होती है। तो हम लोग कहानी पढ़ते हैं, कहानी में क्या होता है, प्रारंभ होता है, मध्य होता है और अंत होता है। ठीक है। अब उस कहानी को जब हम नाटक में तब्दील करते हैं तो उसे अलग अलग दृश्यों में बांट दिया। अब क्या होगा, अब हर दृश्य प्रारंभ, मध्य और अंत में बटा होगा। ये ध्यान रखना। पूरा संपूर्ण क्या कहते हैं कहानी नहीं, यहाँ पर हर दृश्य में ये चीज होगी, जो कथानक को तो आगे बढ़ाता ही है बल्कि पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से भी प्रतिष्ठित करता है, साथ ही अगले दृश्य की भूमिका भी बना देता है। तो इन विभाजन के लिए क्या होता है कि अभिनेता को क्या संवाद बोलने हैं और उन्हें किस तरीके से एक्ट करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ जाती है और दूसरे दृश्य की कनेक्टिविटी बनी रहती है। नाटक में संवाद छोटे, प्रभावशाली और स्थानीय बोलचाल की भाषा के होने चाहिए। यानी कि जिस भी जगह पर आप इस स्टेज को प्ले कर रहे हैं वहाँ की स्थानीय बोल भाषा का ही इस्तेमाल करें। बहुत छोटे छोटे संवाद हों और मगर उन छोटे संवाद में प्रभाव ज़्यादा होना चाहिए।
पात्र अपनी भाव भंगिमाओं के तौर तरीकों से संवाद व नाटक दोनों को प्रभावी बनाता है। देखिए कहानी में क्या होता है, सिर्फ संवाद लिखे होते हैं, लेकिन उन संवादों को जब नाटक में एक अभिनेता बोलता है तो उसके सारे एक्सप्रेशन भी काम करते हैं। तो इसीलिए संवादों में को बोलते समय अभिनेता के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो बोले गए संवादों को पूरी भावनाओं के साथ व्यक्त करे। मंच की साज सज्जा, ध्वनि व प्रकाश भी पात्र चरित्र चित्रण करने में सहायक है। मुख्यतः यह कार्य निर्देशक का होता है। अब देखिए अभिनेता जो है वो संवाद तो पूरे भावनाओं के साथ बोल लेगा, लेकिन क्या होता है कि जब हम मंच पर काम कर रहे हों तो उनमें जैसे हम दुखी हैं तो डार्क लाइट हो जाती है, गुस्सा होता है तो लाइट रेड हो जाती है, और खुश होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही जो है ब्राइट लाइट हो जाती है। तो इस तरीके से ध्वनि हो, साज सज्जा हो, इन सारी चीज़ों का जो स्टेज पे है बहुत महत्व हो जाता है, और ये अभिनेता की एक्टिंग और उसके डायलॉग्स में चार चांद लगा देता है। तो इसीलिए नाटक में दृश्यों के संवादों और अभिनेताओं का बहुत महत्व है, क्योंकि यही पूर्ण रूप से कहानी, नाटक की जितनी भी कहानी होती है, प्लॉटिंग होती है, उसे सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो आपने देख लिया कैसे करेंगे हम कहानी का नाट्य रूपांतरण। करते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कहानियों को। चलिए अब हम आ जाते हैं कुछ प्रसिद्ध नाट्य रूपांतरण। बहुत प्रसिद्ध कुछ प्रसिद्ध कहानियां जिनका सफलतापूर्वक नाट्य रूपांतरण हुआ है। सबसे पहले चीफ की दावत, जिसे भीष्म साहनी जी ने किया है। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत जी ने। कफन प्रेमचंद, मोटेराम शास्त्री प्रेमचंद जी के द्वारा। रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा के द्वारा। और अंत में प्रार्थना उदय प्रकाश जी के द्वारा। धूप का टुकड़ा 1.5 इंच ऊपर वीक एंड, ये निर्मल वर्मा 3 एकांत नाम से प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, तो ये 3 नाटक हैं जो कहानियों से रूपांतरित किए गए हैं और एकांत नाम से प्रकाशित हैं। टोबा टेक सिंह मंटो, ठीक है। दुविधा विजयदान देथा। बड़े भाई साहब प्रेमचंद, ईदगाह प्रेमचंद, वारन हेस्टिंग का साण उदय प्रकाश, मोहन दास उदय प्रकाश। तो इस तरीके से आपने देखा ना कि ये कुछ प्रसिद्ध जो है कहानियां हैं जिनका नाट्य रूपांतरण किया गया है। चलिए देखते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन बहुत डिटेल में इन सभी को दूंगी मैं। कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती हैं, तो हमने पढ़ा था ना क्या क्या समानताएं होती, समझ तो लिया, लेकिन भाई आता तो क्वेश्चन आंसर्स में है ना। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि उनको हम समझें। तो चलिए देखते हैं कहानी एक तरफ नाटक। जब आप समानताएं या असमानताएं आपको बतानी हो तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इस तरीके का कॉलम बनाना तो ज़्यादा आसान होगा। कहानी और नाटक में निम्नांकित समानताएं हैं। एक तरफ हमने कहानी लिखा, दूसरा तरफ नाटक। तो पहला है कहानी का मूलाधार कथानक होता है, तो उसी तरह नाटक भी कथानक पर ही आधारित होती है। यानी कि कथानक को जहाँ कहानी में जहाँ अलग अलग घटनाओं को कहानी में कथानक में लिखा जाता है, वही नाटक के कथानक में हर घटना को दृश्य के हिसाब से लिख दिया जाता है। कहानी में घटनाएं क्रमबद्ध रहती हैं, तो नाटक में भी घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध ही होता है। जिस तरीके से सारी चीजें क्रम से चल रही हैं वैसे ही रहती है। कहानी में पात्रों की मुख्य भूमिका होती है, तो नाटक की रचना में भी पात्रों का मुख्य स्थान होता है। कहानी में संवादों के माध्यम से घटनाक्रम आगे बढ़ता है, तो नाटक में भी संवादों के द्वारा ही घटनाक्रम आगे बढ़ता है। कहानी में एक परिवेश होता है, यानी कि किस वातावरण में वो कहानी घट रही है, तो नाटक में भी वैसा ही एक परिवेश होता है, और ये परिवेश मंच सज्जा के द्वारा प्रदर्शित भी किया जाता है। जबकि कहानी में ये चीज शब्दों के माध्यम से व्यक्त होती है, तो नाटक में ये मंच सज्जा के द्वारा। कहानी में पात्रों के मध्य द्वंद्व होता है, तो वो भी सही है। नाटक में भी पात्रों के मध्य द्वंद्व होता है। यहाँ पर द्वंद्व गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से द्वंद्व लिखा होता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के वर्ड्स कट कर दीजिए, तो यहाँ पे भी वैसे ही आएंगे, ठीक है।
कहानी उद्देश्य विशेष को लेकर चलती है, यानी कि उस कहानी में किसी न किसी जो लिखी गई है उसके पीछे एक उद्देश्य है। नाटक भी उद्देश्य विशेष को लेकर ही चलता है कि जो नाटक अगर मंच पे मंचित किया जा रहा है तो वो किसी उद्देश्य से है, लोगों को कोई चीज़ सिखाने या बताने के उद्देश्य से है। कहानी का चरमोत्कर्ष होता है तो नाटक का भी चरमोत्कर्ष होता है। तो देखा आपने कि कितनी सारी समानताएं होती हैं। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, स्थान और समय को ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन कहानी को विभिन्न दृश्यों में विभाजित करें, किसी एक दृश्य का संवाद भी लिखें। तो आप सभी को पता है कि दोपहर का भोजन जो कहानी है कि किस तरीके से सिद्धेश्वरी, उसके 3 बच्चे और पति के मध्य पैसे की आर्थिक तंगी को लेकर, जो आर्थिक तंगी है जहाँ पर उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता, ये पूरी कहानी हमने पढ़ी है। तो इसे अब हमें अलग अलग दृश्यों में बताना है। चलिए देखते हैं। दोपहर का भोजन एक संवेदनशील कहानी है। कुछ दृश्यों में विभाजित करके इस कहानी का नाट्य रूपांतरण किया जा सकता है, यानी कि इसे हम नाटक में बदल सकते हैं अगर इस कहानी को हम अलग अलग दृश्य में परिवर्तित कर देते हैं। तो कहानी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो चलिए अब इसे नाटक में तब्दील करते हैं। तो आपको जब हम कहानी को नाटक में तब्दील करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हर घटनाक्रम को दृश्य में बदलना पड़ता है। तो सबसे प्रथम दृश्य, सिद्धेश्वरी के घर की दयनीय दशा, अस्त व्यस्त पुराने वस्त्र, टूटी चारपाई पर उसका सबसे छोटा बीमार पुत्र और उसके मुख पर मक्खियों का भिनभिनाना। तो किस तरीके से छोटा बेटा जो है वो कुपोषण का शिकार है और बीमारी से भी ग्रस्त है और वो लेटा हुआ है और पूरे उसके घर की जितनी भी चीजें हैं वो प्रथम दृश्य लगाया जाएगा। दूसरा दृश्य, सिद्धेश्वरी द्वारा बार बार दरवाजे की ओर नजरें टिकाए गली में आते जाते लोगों को देखना, क्योंकि वो घर में आने वाले लोगों का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसने खाना बना रखा है जो बहुत ही थोड़ा है। तीसरा दृश्य, थके हारे रामचंद्र का घर में प्रवेश करना, उसका हताश होकर बैठना, सिद्धेश्वरी द्वारा खाना परोसना और दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो तीसरे दृश्य में वो सबसे पहले अपने पति रामचंद्र को भोजन कराती है और किस तरीके से दोनों आपस में बात करते हैं। चौथा दृश्य, खाना खाकर रामचंद्र का बाहर जाना और मोहन का घर में प्रवेश करना, खाना खाते समय मोहन का माँ से बातें करना और फिर बाहर चले जाना। फिर दूसरा पहला बेटा आया और वो खाना खाया और चला गया। पांचवा दृश्य, चंद्रिका प्रसाद का परेशान मुद्रा में आना, भोजन करना और पति पत्नी का वार्ता। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ी कर दी। रामचंद्र जो है वो सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा था, वो आया पहला और खाना खाकर गया। फिर उसके बाद मंझला बेटा मोहन आया, वो खाना खाकर गया। पांचवें दृश्य में सबसे बाद में चंद्रिका प्रसाद यानी कि सिद्धेश्वरी के पति आते हैं और वो दोनों जो हैं वो खाना खाते हैं चंद्रिका प्रसाद और पति पत्नी आपस में बात करते हैं। फिर छठा दृश्य, इस दृश्य में सिद्धेश्वरी का खाना बैठना, सोए हुए पुत्र को देखकर आधी रोटी उसके लिए रख देना, रोते हुए अधिकांश भोजन करना और सारे घर में मक्खियों का भिनभिनाना और चंद्रिका प्रसाद का निश्चिंत होकर सोना। तो ये थे अलग अलग दृश्य। अब इन्हीं दृश्यों में हम संवादों को बढ़कर पूरे तरीके से नाटक बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग दृश्य लगेंगे, इस तरह का स्टेज डेकोरेशन होगा हर इन 6 दृश्यों में, ठीक है। अब इसमें हमें संवाद भरना है, ठीक है। अब इसको संवाद कैसे करेंगे, सबसे पहले सिद्धेश्वरी, भोजन कर लो बेटा। रामचंद्र बिना उत्तर दिए भोजन करता है, माँ उस पर पंखा झलती है। प्रथम दृश्य में सिद्धेश्वरी, क्या दफ्तर में कोई खास बात हुई? रामचंद्र, नहीं, हर रोज जैसा था। सिद्धेश्वरी, फिर चुपचाप क्यों हूँ? रामचंद्र, लाला दिन भर काम तो लेता है लेकिन पैसे देते हुए उसकी जान निकलती है। सिद्धेश्वरी, यह सब तो सहना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिद्धेश्वरी क्या कहती है, सब तो सहना पड़ेगा। रामचंद्र, परंतु। सिद्धेश्वरी बीच में टोकती हुई, बेटे जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिल जाता तब तक तो सहन करना ही पड़ेगा। रामचंद्र, सो तो है ही। सिद्धेश्वरी उसे रोटी लेने के लिए कहती है लेकिन वह सर हिलाकर मना कर देता है और हाथ धोकर बाहर चला जाता है। तो ये हमने जो है कौन सा दृश्य था जहां पर खाना कर रहा था रामचंद्र, ये तीसरे दृश्य को हमने लगाया है, ठीक है। तीसरे दृश्य के हमने संवाद आपको यहाँ पर बताए। तो इस तरीके से हर दृश्य में हम संवाद डाल सकते हैं जो हमने अपनी किताब में भी पढ़े हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। यहाँ पर एक पूरी कहानी हमें लिखनी है।
कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवादों का विशेष महत्व होता है। नीचे ईदगाह कहानी से संबंधित कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, इन्हें देखकर लिखिए। तो चित्र आई थिंक आपको बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे और हमारी पुस्तक में भी ये दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ कोशिश तो करी है कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे, लेकिन हो सकता है बहुत छोटा हो, तो आप बुक में भी इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या है। यहाँ पर प्रथम में देख रहे हो बहुत सारे बच्चे जो हैं, ये कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं यहाँ तक। फिर यहाँ पर देख रहे हैं एक बूढ़ी स्त्री है जो उसके पीछे बच्चा है, फिर वो बच्चे चले जाते हैं, बूढ़ी स्त्री है, फिर ये सब बच्चे आप देख रहे हो मेले में घूम रहे हैं, ठीक है ना। घूमते घूमते फिर यहाँ पर देख रहे हो कि एक बच्चे के हाथ में चिमटा है, कुछ बच्चों ने खिलौने लिए हुए हैं, फिर एक खिलौना टूट गया, फिर ये एक बच्चा, और फिर लास्ट में एक बूढ़ी स्त्री एक बच्चे को हाथ लगा देती है, मतलब गोदी में ले लेती है। तो ये कहानी है हमारी ईदगाह की। ईदगाह कहानी आपको पता है कि हामिद जो एक बहुत ही समझदार बच्चा है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो उसका पालन पोषण उसकी दादी अमीना करती हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो ये पूरी कहानी है, और इस कहानी पर हमने दृश्यों के हिसाब से, ये अलग अलग दृश्य हैं, ये चित्र हैं, इन चित्रों के हिसाब से हमें संवाद लिखने हैं। तो चलिए हमने संवाद लिख दिए हैं, आप देखिए। महमूद, अब कहानी कहाँ से शुरू हो रही? ईदगाह कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ है। जेब से पैसे निकालकर पैसे गिनता है। अरे मोहसिन, मेरे पास 12 पैसे हैं, क्योंकि ये बच्चे सब कहाँ ईदगाह के मेले में जाने के लिए तैयार हैं। मोहसिन, मेरे पास तो 15 पैसे हैं, इतने सारे पैसों में खूब मिठाइयाँ खाएंगे और खिलौने लेंगे। हामिद, तेरे पास कितने पैसे हैं? हामिद, अभी दादी जान से लेकर आता हूँ, अभी तो जेब खाली है। महमूद, हाँ भाग कर जा, ईदगाह जाना है, बहुत दूर है यहाँ से। हामिद, कोठरी का दरवाज़ा खोलकर, यानी कि दादी घर का दरवाज़ा। दादी जान, मैं भी मेले में जाऊँगा, सब जा रहे हैं ईदगाह, मुझे पैसे दो। अमीना, तू इतनी दूर कैसे जाएगा? बच्चे जा रहे हैं तो उन्हें भी बच्चे को फिक्र, माँ दादी को फिक्र हो रही कि कैसे जाएगा। हामिद उत्साहित होकर, महमूद, मोहसिन, नूरा के साथ जाऊंगा दादी जान, सब जा रहे हैं। अमीना बटुआ खोलते हुए, लो बेटा, यही 3 पैसे हैं, सबके साथ रहना, जल्दी घर लौट आना। हामिद, हाँ दादी जान, जल्दी घर आ जाऊंगा। मोहसिन, अरे तेज तेज चलो, ईदगाह जल्दी पहुंचना है। तो बच्चों को एक्साइटमेंट है मेले जाने का। महमूद, देख यार कितने मोटे मोटे आम लगे हैं। हामिद, लीचियाँ भी तो लगी हैं, मतलब रास्ते में जब जा रहे थे तो बहुत सारे बाग पड़ रहे थे, तो उन बागों में ये सारी चीज़ें लगी थी, तो बच्चे देख कर बात कर रहे थे। थोड़े से आम तोड़ लें, नूरा ने बोला। हामिद ने बोला, नहीं नहीं, माली मारेगा। महमूद, देखो कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। अब वो लोग कहाँ तक आ गए? शहर से आ गए थे, तो शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। मोहसिन, देख ये कॉलेज, इसमें बड़ी बड़ी मूछों वाले बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं, सामने क्लब घर है। हामिद, ये बड़े लड़के भी रोज़ मार खाते होंगे, हमारे मदरसे में भी ये 2-3 बड़े लड़के रोज़ मार खाते हैं। तो भाई उन बच्चों ने जो चीज़ें देखी हैं उसी के हिसाब से जम्शन लगा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पे भी लोग जो हैं वो मार खाते होंगे, बड़े बड़े स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कॉलेज था। महमूद, यहाँ बड़ी भीड़ है, लोगों ने कितने सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, और यहाँ मोटरें भी हैं, यानी कि कार हैं। हामिद, देखिए पुलिस लाइन, यहीं पर सिपाही कवायद करते हैं, रात को ये लोग घूम घूम कर पहरा देते हैं। तो कवायद करने का मतलब क्या है? परेड करते हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है, और रात में फिर वो पहरेदारी करते हैं। महमूद, अजी हजरत, यही तो चोरी करते हैं, शहर के सारे चोर डाकू इनसे मिले होते हैं। मोहसिन चिल्लाते हुए, अरे वाह रही ईदगाह, अरे यह तो बहुत बड़ी है। अब लोग ईदगाह आ गए थे जहाँ पे मेला लगा था। हामिद, देखो सब लोग कतार में खड़े हैं, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं। तो ईदगाह में क्या हो रहा था? नमाज पढ़ी जा रही थी, तो सभी लोग लाइन से खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं ना, उसी की बात थी। महमूद, आओ गले मिलेंगे, सब सिजदे में झुक रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, तो वो लोग भी नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। मोहसिन, आओ हामिद तुम भी गले मिलो, नमाज के बाद सब गले मिलते हैं। आओ सब खिलौने खरीदेंगे। अब सब कहाँ मुड़ गए? जहाँ पर मेला लगा है। मोहसिन, यहाँ तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील। देखो यह किश्ती, साधु और धोबिन। हामिद, वह कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद, मैं तो सिपाही लूँगा,
देखो इसके हाथ में बंदूक है, सिर पर लाल पगड़ी, अरे नूरे तू क्या लेगा? नूरा, मैं तो वकील लूंगा, देखो इसने काला चोंगा पहना हुआ है। हामिद, तुम क्या लोगे? हामिद, मैं ये खिलौने नहीं लूंगा, ये सभी मिट्टी के बने हैं, गिर गए तो चकनाचूर हो जाएंगे। मोहसिन, यह तो अपने पैसे बचाना चाहता है। शम्मी, उसी में एक बच्चा और था, हाँ बेचारा क्या करे, इसके पास तो कुल 3 पैसे हैं, आओ हम मिठाई लेंगे। हामिद हाथ में चिमटा लेकर, देखो मैंने यह खरीदा। सब मिठाई खाने चले गए और हामिद क्या करता है, एक चिमटा खरीद लाता है। महमूद हंसते हुए, अरे चिमटा किस काम का है, इससे क्या खेला जा सकता है? हामिद, देखो ये कितना मजबूत है, लोहे का है। महमूद, पर यह खिलौना तो नहीं है। हामिद, क्यों नहीं है? कंधे पे रखो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा बन गया, चिमटे से एक वार से सब खिलौने चकनाचूर हो जाएंगे। अरे मेरा चिमटा बहादुर शेर है। शम्मी, मेरी बंजरी से बदलेगा? यानी कि बंजरी जो है ना, उसने भी खिलौने लिया था, तो सब बच्चों को लगा कि अरे भाई हामिद ने जो लिया है वो बहुत अच्छा है, तो हम इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। हामिद, चिमटा तुम्हारी बंजरी का पेट फाड़ देगा, यानी कि उसने जो ना एक ढपली टाइप कर लिया था। सिपाही भी मिट्टी की बंदूक फेंक कर भाग खड़ा होगा। मोहसिन, हाँ भाई ठीक है, इसका चिमटा सचमुच रुस्तमे हिंद है। महमूद, यार हामिद तू अपना चिमटा देकर मेरा खिलौना ले लो। हामिद, ना भाई, मैं ये अपनी दादी के लिए लाया हूँ, रोटियां सेकते हुए अब उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी। मोहसिन, यार तू तो सचमुच बड़ा समझदार है। हामिद दादी को चिमटा देते हुए, दादी ये चिमटा तुम्हारे लिए लाया हूँ, अब आराम से रोटियां सेकना। दादी रोते हुए, मेले में जाकर भी तुम मेरी ही चिंता करते रहे। बच्चे क्या होते हैं कि अक्सर जो है अपने खेल और मस्ती में देखते हैं, लेकिन हामिद ने क्या किया था, अपनी दादी के बारे में सोचा था। तो देख 15 प्रश्न हैं आपके आज के इस टॉपिक पर, इनको हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए क्या आवश्यक है? अब जैसे मान लीजिए कोई भी कहानी हमने ले ली, अब उसे अगर हमें नाटक में बदलना है तो हमें क्या आवश्यक है, क्या करना पड़ेगा? देखिए क्या है, कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में विविधता या अनेकता तथा समानताओं को समझना आवश्यक है कि भाई कहानी और नाटक, इनमें क्या डिफरेंस होता है और इनमें क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, इनका समझना हमारे लिए पहले जरूरी होता है। इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को समझना हो। जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, यानी कहानी जो लिखी जा रही है, एक जो लेखक है वो लिख रहा है, पाठक जो दूसरे पढ़ रहा है, तो 2 है। वहीं नाटक लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब इसमें कई तरीके से एक साथ में जुड़ रहा है, लेखक लिख रहा है, निर्देशक उसको डायरेक्ट कर रहा है, पात्र उसमें एक्ट कर रहे हैं, श्रोता उसे सुन भी रहे हैं और दर्शक उन्हें देख भी रहे हैं, कई लोगों से जुड़ा वो। चूंकि दृश्य का स्मृतियों पर गहरा संबंध होता है, दृश्य यानी कि विजुअल्स, हम ऑडियो बहुत जल्दी भूलते हैं लेकिन विजुअल्स इतनी जल्दी नहीं भूलते। इसीलिए नाटक एवं फिल्म को लोग देर तक याद रखते हैं। यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था, सद्दती आदि के नाट्य रूपांतरण कई बार हुए और कई तरह से हुए। तो अब देखिए, देवदास अगर हम कहानी पढ़ते तो शायद हमें इतनी याद नहीं रहती, लेकिन जब हमने देवदास मूवी देखी तो हमें ज्यादा याद रही। अब उस देवदास मूवी में भी हमें कौन सी याद रही, जो हमने रिसेंटली देखी, शाहरुख खान वाली, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित वाली, वो हमें याद है। लेकिन अब आप दिलीप कुमार वाली बोलो कि याद है तो हमें नहीं याद रहेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम कहानी से नाटक में हम तब्दील करेंगे तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि इन्हें हम जब भी तब्दील करें तो इनकी समानताओं और विभिन्नताओं पर विचार करने के बाद करें, क्योंकि इससे जुड़े होने वाले जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो हमेशा एक प्रभावशाली क्षेत्र में होने चाहिए, ताकि जो कोई भी देख रहा है उसे ज्यादा समय तक ये नाटक याद रहे। नेक्स्ट आते हैं, दृश्यों को लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
आप सभी को पता है कि कहानी का जब हम नाट्य रूपांतरण करते हैं तो उसे दृश्यों में विभक्त करते हैं। अब जब दृश्यों में उसे हम विभक्त करते हैं तो क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? दृश्यों को लिखते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन कर दृश्यों को लिखा जाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि किस स्थान पे घटित हो रहा है, कौन सा दृश्य, इसी हिसाब से आप दृश्यों को विभाजन। मान लीजिए कि एक दृश्य घर के अंदर है तो दूसरा घर के बाहर है, एक रेलवे स्टेशन पे है तो एक शॉप पर है, तो उसी हिसाब से दृश्य लिखे जाएंगे। प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य होना चाहिए। कहानी में अगर उसका जरूरत है तो ही वो दृश्य डालना चाहिए। ऐसे दृश्य नहीं हो सकते जो अनावश्यक हों। ये नाटक की गति को बाधित करेंगे और नाटक उबाऊ हो जाएगा। अगर जबरदस्ती के हम अगर दृश्य डाल देंगे तो जाहिर सी बात है वो लोगों को बोर करेंगे और लोग ज्यादा देर तक उसे नहीं देखेंगे। आप ऐसे भी बहुत सारे टीवी सीरियल्स देखते होंगे जिनको अननेसेसरी बहुत ज्यादा खींचा जाता है, तो लोग उसे देखना बंद कर देते, क्योंकि उसमें कहानी से हटकर जबरदस्ती के दृश्य डालने की कोशिश की जाती है। प्रत्येक दृश्य का कथानुसार तार्किक विकास जैसा कहानी है उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ना चाहिए। हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसकी संरचना पर विचार आवश्यक है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, कथानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और ऐसा अंत होता है जो अगले दृश्य से जोड़ता है। तो कोई भी दृश्य हमेशा दूसरे दृश्य से जुड़ा रहता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने एक दृश्य लगाया रोड पर या घर पर लगाया, तो घर से आदमी निकला गाड़ी से लेकर, उसको दिखाया गाड़ी लेकर निकला। फिर दूसरा दृश्य आप रोड पे लगाओगे कि उसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट में दृश्य क्या दिखा रहे हो कि उसे उठाकर गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं। तो तीसरा दृश्य आप कहाँ का लगाओगे? हॉस्पिटल का लगाओगे। अब तीसरा दृश्य शॉप का तो नहीं लगाओगे ना। तो हमेशा सीक्वेंस ही बनी रहनी चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए उसमें। दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिगड़ जाए। हमेशा ध्यान रखना जो भी दृश्य लगा रहे हो उसका उद्देश्य क्या है। अगर उसका उद्देश्य नहीं आप सिद्ध कर पाओगे तो कहानी में कहीं ना कहीं एक अधूरापन लगेगा। नाटक ही में नहीं बल्कि नाटक के प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। जहां एक शुरुआत होती है, एक मिडिल पार्ट होता है, एक अंत होता है। दृश्य कई काम एक साथ करता है। एक ओर वह कथानक को आगे बढ़ाता है तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार करता है। हमेशा जैसे मैंने बोला, वो हमेशा क्या करता है? दूसरे दृश्य के लिए भी भूमिका तैयार करता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य बनते हों जिनमें लेखक ने केवल विवरण दिया हो और उनमें कोई संवाद ना हो, यानी कि सिर्फ आपको एक जगह का टूर करा दिया, खत्म। ऐसे दृश्यों का भी पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए। यह अवश्य देखना चाहिए कि जानकारियां, सूचनाएं और घटनाएं दोहराई न गई। आप अक्सर मूवीज में देखते हैं कि उन्होंने एक दृश्य लगाया कि बेड के बगल में एक साइड टेबल रखा है कि उसमें एक गिलास है और गिलास के अंदर कोई कुछ डाल रहा है, उसमें कोई संवाद नहीं, सिर्फ एक्शन है, सिर्फ दिखाया जा रहा है। तो उसमें जिस चीज के लिए भी आपने दिखाने के लिए दृश्य लगाया है वो पूर्णतः स्पष्ट रूप से आप दिखाइए। दृश्य निर्धारित करने के बाद दृश्यों और मूल कहानी को पढ़ने से यह अनुमान लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्यों में नहीं आया। तो पहले तो आप दृश्य लगा लो, फिर मूल कहानी पढ़ो, फिर इन दोनों को देखो। अगर कोई चीज छूटी है तो उसमें आप सुधार कर सकते हो। लेखक द्वारा परिवेश का विवरण या परिस्थितियों पर टिप्पणी प्रायः दृश्यों में नहीं ढल पाती है। यह देखना आवश्यक है कि परिस्थितियां, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियां किस प्रकार की जाए। जैसे कहानी में ये होता है कि भाई एक घर है, घर के किनारे एक नदी बह रही है, नदी के किनारे एक बहुत अच्छा बगीचा है। तो जब लेखक कहानी लिखता है तो ये सारी चीजें बता देता है, लेकिन जब हम नाटक में लेकर आते हैं तो ये सारी चीजें लिखी नहीं कही जा सकती। तो या तो इनको दृश्यों के माध्यम से व्यक्त करना पड़ता है या कभी कभी पात्र के संवादों के माध्यम से व्यक्त करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 3 है, विवरणों क्या है? विवरणों को नाटक में किस प्रकार स्थान दिया जाता है? जैसे मैंने अभी विवरण बताया ना कि एक विवरण दिया है, तो उसे हम नाटक में किस तरीके से स्थान दें? मैंने बोला ना कि जैसे बोला कि घर है, घर के किनारे नदी है, नदी के किनारे बगीचा है, उसमें बहुत सारे फूल हैं, रंग बिरंगे फूल लगे हैं। तो ये विवरण लेखक लिख तो देता है,
लेकिन अगर नाटक में आए तो इसे तो हम फिर हमें दृश्य के माध्यम से या संवाद के माध्यम से बताना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके होते हैं। उदाहरण के लिए विवरणात्मक टिप्पणी यदि परिवेश के बारे में है तो उसे मंच सज्जा के अंतर्गत लाया जा सकता है, यानी कि उसे आप वैसा ही दृश्य आप सजा दो, या पार्श्व संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि उसे बैकग्राउंड म्यूजिक के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। विवरण यदि पात्रों के बारे में है तो उन्हें संवादों के माध्यम से निर्धारित दृश्यों में उचित स्थान पर दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी में व्यक्त महत्वपूर्ण सूत्र नाटक के स्वरूप के अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं। तो लेखक ने जो भी विवरण लिखे हैं उन्हें उन्हीं के अनुसार ढाल दिया जाता है। जहां हम उसको सेट कर पाते हैं, चाहे हम म्यूजिक के जरिए हो, चाहे हम वीडियो के थ्रू दिखा दें, चाहे हम डायलॉग्स के थ्रू दिखा दें, पर उन्हें हम बता देते हैं। संवाद लेखन की कौन सी शर्तें हैं? अब बात आते हैं कहानी को जब हम नाटक में बदल रहे हैं तो नाटक एक तरीके से पूरी तरीके से संवाद पर डिपेंड होता है। तो अब संवाद लिखते समय हमें क्या करना पड़ता है? संवाद लेखन की शर्तें। दृश्य निर्धारित हो जाने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा दृश्य के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवाद हैं या नहीं। यदि पर्याप्त संवाद नहीं है तो उन्हें लिखने का काम किया जाता है। अब मान लीजिए कहानी के अनुसार हमने दृश्य तो देख लिए कितने लगे, अब दृश्य के अंदर वो पात्र डाले जाएंगे। अब हर पात्र को एक निश्चित संवाद दिया जाएगा, तो आपको कहानी के हिसाब से ही सारे संवाद देने होते हैं। ठीक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नए लिखे संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाएं। अब आप जब भी उसका नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं तो उसके लिए नए संवाद लिखेंगे, तो संवाद हमेशा मूल कहानी से मेल खाने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मूल कहानी कुछ कह रही है और आप संवाद कुछ और लिख रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिखे जाने का 100% औचित्य हो। आप जिन संवादों को डाल रहे हैं वो सही मायने में वहां पर जरूरी है या नहीं, ये भी देखा जाना चाहिए। तीसरी बात जो ध्यान में रहे वह यह है कि संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस नाटक को देखने के लिए अलग अलग तरीके के लोग होंगे। अगर वहां पे आप क्लिष्ट शब्दावली यानी कि मुश्किल डिफिकल्ट वर्ड्स को इस्तेमाल करोगे तो लोगों को समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए हमेशा साधारण बोलचाल की भाषा में सरल शब्द लेने चाहिए। कहानी में छपे लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है, लेकिन मंच पर बोले गए लंबे संवाद तारमयता बनाए रख पाना कठिन है। अगर बहुत लंबे लंबे आप डायलॉग्स बोलोगे तो दर्शक शायद उनसे कनेक्टिविटी फील नहीं कर पाएंगे और बोर हो जाएंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5। संवाद को नाटक में प्रभावशाली किस प्रकार बनाया जा सकता है? अब बात आती है कि संवाद तो हम लिखेंगे, लेकिन संवाद श्रोता और दर्शक पर एक प्रभाव छोड़े, ये बहुत जरूरी होता है। अब इनको प्रभावशाली हम कैसे बना सकते हैं कि मतलब व्यक्ति अगर संवाद सुने, जैसे आप लोग देखते हो मूवीज में या सीरियल्स में बहुत सारे होते हैं डायलॉग्स जो लोगों को सालों साल याद रहते हैं, तो इस तरह का प्रभाव आप किस तरीके से बना सकते हैं? संवाद को नाटक में प्रभावशाली बनाने का तरीका। संवाद को नाटक में प्रभावशाली बनाने का तरीका अभिनय है, जो प्रायः निर्देशक का काम है, पर लेखक भी इस ओर संकेत कर सकता है। मतलब देखिए, जब संवाद बोला जा रहा है तो इसमें निर्देशक का काम भी है और जो है अभिनेता का काम भी है। लेखक उस संवाद को लिखेगा, प्रभावशाली संवाद लिखेगा, लेकिन निर्देशक उसे बताएगा कि उसे किस तरीके से और किस जगह इस संवाद को बोलना है। फिर बात आती है कि उस संवाद को पूरे इमोशंस के साथ उसे जो है अभिनेता प्रकट करे, तभी वो प्रभावशाली बनेगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ लेखक का काम नहीं रह जाता, निर्देशक और पात्र का भी होता है। पात्र की भाव भंगिमाएं और उसके तौर तरीकों से प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि उसके एक्सप्रेशन हैं, उसके एक्शंस हैं, उस डायलॉग को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। कहानी के लंबे संवादों को छोटा करके उन्हें अधिक नाटकीय बनाया जा सकता है। स्थानीय रंग में संवादों को रंग कर चरित्र चित्रण को परिमार्जित किया जा सकता है। मान लीजिए आप कोई नाटक लिखा गया, अगर कोई नाटक
पंजाब में प्ले किया जा रहा है तो उसे थोड़ा पंजाबी रंग दे दिया जाए, पंजाबी भाषा मिला दी जाए, तो वहां के लोगों के लिए वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये होता है कि वहां की जो स्थानीय रंग ढंग अगर हम दे दें, जिस जगह भी वो नाटक आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है। रूपांतरण में पात्रों के मनोभावों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आने वाली समस्याओं का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। जब हम रूपांतरण कर रहे हैं, यानी कहानी का नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं, तो पात्रों के मनोभावों, यानी कि जो पात्र हैं, जो उसमें कैरेक्टर्स हैं, उनके मन के जो भाव हैं और उनके मन में जो द्वंद्व चल रहे हैं, क्योंकि भाई लेखक क्या करता है, उन्हें लिख देता है। मान लीजिए कोई पात्र अगर अपने मन में कोई बात सोच रहा है, तो कहानी में वो बात ब्रैकेट में करके लिख दी जाती है कि वो अपने मन में ये बात सोच रहा है, उसके दिन में ये दुविधा चल रही है। लेकिन जब इसे हम नाट्य रूपांतरण करते हैं तो इसको हम किस तरीके से व्यक्त करेंगे। लेखक ने तो वहां तो पात्र के मन की बात बोल दी, लेकिन हम नाट्य रूपांतरण करते समय कैसे इसको व्यक्त करेंगे कि जो पात्र है उसके मन में ये बात चल रही है ना। मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आने वाली समस्या का निर्धारण करिए, यानी कि अब इसकी प्रस्तुति किस तरीके से करी जाती है और उसमें क्या समस्याएं आती हैं। पात्रों के मनोभावों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों का नाटकीय प्रस्तुति में समस्या व निर्धारण। अब समस्या आती क्या है और इसका हम निराकरण किस तरीके से करेंगे। पहला है, रूपांतरण में एक समस्या पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा विवरण के रूप में व्यक्त प्रसंगों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, लेखक ने तो लिख दिया, अब इसे हम कैसे करें। उदाहरण के लिए, ईदगाह का वह हिस्सा जहां हामिद इस द्वंद्व में है कि क्या क्या खरीदे, जहां वह सोचता है कि अम्मा का हाथ जल जाता है, उसका रूपांतरण कठिन है। अब ये द्वंद्व कहाँ चल रहा है, हामिद के मन में चल रहा है, तो लेखक ने तो उसे लिख दिया। लेकिन अब अगर इसका हम रूपांतरण करेंगे तो इसे किस तरीके से व्यक्त करेंगे। रूपांतरण में इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्वागत कथन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लेखक मंच के कोने में जाकर अपने आप से यह संवाद बोलता है। ठीक है, मान लीजिए पात्र स्टेज के सेंटर में है और पीछे वो चुप है, उसके ऊपर लाइटिंग है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में जाके कोई व्यक्ति उसकी जैसी आवाज में इस संवाद को बोलेगा जो उसके मन में द्वंद्व चल रहा है। पहला तरीका ये। लेकिन आजकल वॉइस ओवर अर्थात ऐसी ध्वनियों को दर्शकों को सुनाई देती हैं, पर पात्र नहीं बोलता के माध्यम से संभव है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वॉइस ओवर। ठीक है, अब धारावाहिकों में ये चीज हम लोग क्या कर देते हैं, ये भी वॉइस ओवर होता है। आपने देखा ना कि धारावाहिकों या टीवी सीरियल में क्या कहता है, पात्र चुप रहता है लेकिन उसकी आवाज हमें सुनाई देती है, तो वो उसके मन में चल रही बात होती है। अम्मा वाले अंश के लिए फ्लैशबैक जैसी शैली का प्रयोग किया जा सकता है। फ्लैशबैक यानी कि पास्ट में जाकर। इसी प्रकार हामिद की ललचाई आंखों, होठों पर जीभ फेरते और बाद में भारी कदमों से दुकान की से दूर जाने का दृश्य बनाया जा सकता है कि उसका मन है कि वो मिठाई खरीदे पर नहीं खरीद रहा है ना। कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में क्या संभावनाएं। यह तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाएं। इसीलिए रूपांतरण का पहला पाठ यही हो सकता है कि अच्छी नाट्य प्रस्तुति देखी जाए। तो कोई भी अगर आप अच्छा लेखन करना चाहते हो तो अच्छा पाठन करो, अच्छा निर्देशन करना चाहते हो तो अच्छा निर्देशन देखो। ये एक पहली शर्त होती है। प्रश्न संख्या 7 है, क्या दिया गया है, कहानी और नाटक में क्या क्या असमानताएं हैं। अब आपको बतानी क्या है, क्या क्या असमानता है, मतलब डिफरेंस क्या है। कहानी और नाटक दोनों गद्य विधाएं हैं। इनमें जहां कुछ समानताएं हैं वहां कुछ असमानताएं या अंतर भी हैं, जो इस प्रकार से है। क्या दिया है, पहला, कहानी एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी अंक विशेष का मनोरंजन पूर्ण चित्रण किया जा सकता है। ठीक है, नाटक एक ऐसी गद्य विधा है जिसका मंच पर अभिनय किया जा सकता है। तो ये जहां तक लेखन तक सीमित है, ये अभिनय पर आ जाती है। कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से है, नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, दर्शक और श्रोताओं से। कहानी कही अथवा पढ़ी जाती है, नाटक मंच पर अभिनय किया जाता है, अभिनीत किया जाता है या अभिनय किया जाता है, दोनों लिख सकते हैं। कहानी का आरंभ, मध्य, अंत के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, आरंभ, मध्य, अंत के आधार पर कहानी को बांटा जाता है। नाटक को दृश्यों में विभाजित किया जाता है।
कहानी में मंच सज्जा, संगीत तथा प्रकाश का महत्व नहीं। नाटक में मंच सज्जा, संगीत और प्रकाश व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। तो ये कुछ असमानताएं यानी कि डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट आते हैं, कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है। अब इसको रूपांतरित करने की विधि क्या होती है आपको ये बताना है, ठीक है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। पहला है, कहानी की कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए। पहली शर्त ये कि किस समय पर है और किस स्थान पर किया जाएगा, इसलिए हर दृश्य के साथ समय और स्थान जरूर लिखा जाता है। कहानी में घटित विभिन्न घटनाओं के आधार पर दृश्यों का निर्माण किया जाना चाहिए। घटनाएं जैसे जैसे घट रही हैं उसी हिसाब से दृश्य होने चाहिए। कथा वस्तु से संबंधित वातावरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। कथा जिस वातावरण में, मान लीजिए ग्रामीण परिवेश में है तो वातावरण उसी तरीके का बनेगा, अगर शहरी है तो वैसा बनेगा, अगर मान लीजिए कहीं रेगिस्तान में है तो उस तरीके से आपको जो है मंच सज्जा का व्यवस्था करनी पड़ती है। ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ता है। कथा वस्तु के अनुरूप मंच सज्जा और संगीत का निर्माण करना पड़ता है। कथा में जैसा भी आपको वातावरण दिया गया वैसा करेंगे और वैसा ही संगीत होना चाहिए। पात्रों के द्वंद्व को अभिनय के रूप में परिवर्तित कीजिए। सबसे पहली बात, दो पात्र जो द्वंद्व में है, भाई द्वंद्व नहीं होगा तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, तो उन्हें हमेशा हम क्या करेंगे, संवादों के माध्यम से व्यक्त करेंगे, पात्रों के संवादों के माध्यम से। संवादों को अभिनय के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। कथानक को अभिनय के अनुसार स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम नाट्य रूपांतरण कर सकते हैं। अब आते हैं, नाट्य रूपांतरण करते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। हमने ये तो देख लिया कि भाई क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, कैसे करें क्या ना करें, लेकिन अब परेशानियां कौन कौन सी आती हैं ये भी तो देख लें। भाई परेशानियां नहीं पता होंगी तो उनका, भाई परेशानी तो हमने अभी तक एक देखी, वो था विवरण को व्यक्त करना, लेकिन और भी कई परेशानियां होती हैं। देखिए क्या है, नाट्य रूपांतरण करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। सबसे प्रमुख समस्या कहानी के पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रसंगों अथवा मानसिक द्वंद्वों के नाटकीय प्रस्तुति में, यानी कि पात्रों के मन में जो बात चल रही है, उनके मन में जो द्वंद्व चल रहा है, उसे प्रेजेंट करना, एक ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि मन की बातों को आप स्टेज पे कैसे प्रस्तुत करो। दूसरा, पात्र के द्वंद्व को अभिनय का अनुरूप बनाने में समस्या आती है। अब दो पात्रों के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, ठीक है, जो कोई भी द्वंद्व चल रहा है, जो कोई भी वो प्रॉब्लम हो रही है, उसे अभिनय से व्यक्त करना समस्या आती है। संवादों को नाटकीय रूप प्रदान करना की भी समस्या आती है। अब कहानी से जब उसे हम नाट्य रूपांतर करते हैं तो एक तरीके से आधे से ज्यादा कहानी संवाद में व्यक्त होती है, तो संवादों को भी लिखना एक समस्या में आ जाता है। संगीत, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था करने में समस्या होती है। कथानक को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। जो भी कहानी है उसे अभिनय के अनुरूप, अभिनय किस तरीके से उसमें किया जाएगा, ये भी एक समस्या आती है। कहानी के पात्र नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार परिवर्तित किए जाते हैं। अब कहानी में तो पात्र आप चाहे जितने कर लो, ठीक है, लेकिन जब हम उनका नाट्य रूपांतरण करते हैं तो उन्हें किस तरीके से परिवर्तित किया जाता है। कहानी में तो हम बहुत सारे पात्र बता सकते हैं, लेकिन नाटक में हम कैसे करेंगे। कहानी में पात्र नाट्य रूपांतरण में निम्न प्रकार से परिवर्तित किए। पहले देखिए, नाट्य रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता का नाटक के पात्रों से मेल होना चाहिए। पहली चीज, कहानी में अगर कोई पात्र मान लीजिए दिखने में जैसा है, क्योंकि अब उस कहानी में जो पात्र जैसा दिखता है उसकी वेशभूषा बता दी जाती है कि भाई वो नाटे कट का है, गेहुआ रंग है, और क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो उसी तरीके का पात्र ढूंढना पड़ता है। कहानी में जिस तरीके का पात्र बताया गया है वैसा ही पात्र ढूंढकर उसमें रखना पड़ता है, ठीक है। पात्रों की भाव भंगिमाओं तथा उनके व्यवहार का भी उचित ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखिए, कहानी में पात्र जिस तरीके का है उसके एक्सप्रेशन भी उसी तरीके के नाटक में होने चाहिए।
पात्र घटनाओं के अनुरूप मनोभावों को प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए। जो घटना जिस तरीके से घटित हो रही है वो कैरेक्टर उसी तरीके से अपने मन के भावों को प्रकट करे। मान लीजिए अगर तकलीफ हुई है तो व्यक्ति वो तकलीफ उसके चेहरे पर होनी चाहिए, उसके संवादों में होनी चाहिए। पात्र अभिनय के अनुरूप होना चाहिए, पात्रों का मंच के साथ मेल होना चाहिए। यानी कि जो कोई भी अभिनय करना आएगा वो स्टेज से अच्छे से फेमिलियर होना चाहिए। भाई बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन्हें स्टेज फोबिया होता है, काम नहीं कर पाते, तो ये सारी चीजें कुछ थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती है। नाटक दृश्य श्रव्य काव्य है, स्पष्ट कीजिए। दृश्य भी है, श्रव्य भी है, यानी कि हमें दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, मगर ये काव्य है। क्यों? क्योंकि जैसे काव्य को पढ़कर हमें आनंद आता है, वैसे ही नाटक को देखकर आनंद आता है। नाटक को दृश्य काव्य कहा गया है। उसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है और दर्शक उसको देखकर उसका आनंद लेते हैं। नाटक के प्रस्तुतिकरण से अभिनेता द्वारा बोले गए संवाद तथा संगीत की ध्वनियों का भी योगदान महत्वपूर्ण होता है। इसको सुनकर इसका रस मिलता है। इस तरह नाटक दृश्य श्रव्य काव्य। कहने का मतलब क्या है? जब हम कविता पढ़ते हैं तो पढ़कर हमें आनंद आता है, वो क्या है? रस है। उसी तरीके से नाटक को देखकर और सुनकर जो हमें आनंद आता है, इसी आधार पर उसे दृश्य श्रव्य काव्य कहा गया है। कथानक में द्वंद्व का अधिक महत्व है, स्पष्ट कीजिए। अगर कथानक में द्वंद्व नहीं होगा, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? और द्वंद्व नहीं होगा तो लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा उसे देखना। इसलिए द्वंद्व का तो बहुत ज्यादा महत्व है, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। कथानक के बुनियादी तत्वों में द्वंद्व का महत्व बहुत अधिक है। द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद आदि कारण पैदा होता है। द्वंद्व का मतलब होता है कि जहां पर चीजें बिगड़ती, इजी वे में समझिए। कहानी के शुरू, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो कहानी की पिक्चर के शुरू में क्या दिखाते हैं? एक हैप्पी फैमिली है, सब कुछ है, सब चीज हुआ, सब ठीक चल रहा है। अब एकदम से उनके घर में चोर आ गए, उन सबको जो है हॉस्टेज बना लिया, तो यहां से ये द्वंद्व शुरू हुआ, जहां से चीजें गड़बड़ होना शुरू होती हैं। जब गड़बड़ होंगी तभी उनको सुधारा जाएगा तभी चीजें जो हैं वो एक्साइटेड बनेंगी और दर्शक उससे चिपके रहेंगे। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना उन्नत रखेगा, कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। तो हमेशा जो द्वंद्व आप ले रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें बना रहे, वो एक्साइटेड रहे। नाटक और कहानी में क्या क्या असमानताएं होती हैं? ठीक है, देखिए क्या है। अभी देखिए हमने पॉइंट वाइज देखा था ना, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है असमानताएं। कहानी और नाटक साहित्य की दो विधाएं हैं। दोनों की रचना प्रक्रिया भिन्न है, दोनों के स्वरूप में अंतर है, दोनों की भाषा का स्वरूप भी विधा के अनुसार बदला होता है। कहानी सिर्फ कथ्यात्मक विधि से लिखी जाती है, जबकि अगर हम नाटक लिखेंगे तो वो संवाद शैली में लिखा जाए, उसकी विधा बदल जाती है लिखने की। कहानी लेखक तथा पाठक के बीच का मामला है, किंतु नाटक में लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोग भी जुड़े होते हैं। नाटक दृश्य काव्य है, उनकी पूर्णता उसके सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने से होती है, जबकि कहानी सिर्फ लिख लेने से ही पूर्णता प्राप्त कर लेती है। साहित्य की अलग अलग विधाओं का स्वरूप अलग अलग क्यों होता है? अब जितनी विधाएं हैं उतनी, अब जैसे मान लीजिए हम यात्रा वृत्तांत लिखेंगे तो अलग तरीके से लिखेंगे, कहानी लिखेंगे अलग लिखेंगे, नाटक लिखेंगे अलग लिखेंगे, है कि नहीं? तो साहित्य की अलग अलग विधाएं अलग अलग तरीके से क्यों होती है, क्यों अलग अलग तरीके से लिखी जाती है? साहित्य की अलग अलग विधाओं का स्वरूप इसलिए अलग होता है क्योंकि इनकी रचना प्रक्रिया अलग होने के साथ ही उनके तत्व भी अलग होते हैं। इसके अलावा विधा बदलते ही भाषा का प्रयोग भी बदल जाता है। अब जैसे मुझे यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत में हम क्या करते हैं, हम डे बाय डे का हमने क्या क्या देखा, क्या चीजें वो लिखी। लेकिन कहानी में क्या होता है? कहानी में एक हैप्पी फैमिली, फिर परेशानियां, फिर उन परेशानियों का निवारण और फिर हैप्पी एंडिंग, ये होती है। जबकि अब इनको, जब ये दोनों चीजें अलग अलग है तो लिखने के तरीके भी अलग अलग ही होंगे, क्योंकि उनके तत्व अलग अलग रहते हैं। कहानी और नाटक में मुख्य अंतर क्या है? वैसे तो हमने बहुत सारे अंतर देख लिए, लेकिन एक मुख्य अंतर क्या है? अगर आपसे सिर्फ एक अंतर पूछा जाए, वो भी मुख्य, तो क्या होगा?
कहानी और नाटक में मुख्य अंतर यह है कि कहानी कही या पढ़ी जाती है, जबकि नाटक मंच में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अभिनेता अभिनय करते हैं, मंच सज्जा होती है, संगीत होता है और प्रकाश व्यवस्था होती है। कहानी अपने लेखन के साथ ही पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, लेकिन नाटक लेखन के बाद जब तक उसे मंचित नहीं किया जाता तब तक वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। तो ये था हमारा कहानी का नाट्य रूपांतरण। ठीक है, हम सभी ने किया ना कहानी का नाट्य रूपांतरण कितने अच्छे तरीके से। तो बस यहीं पर ये कुछ क्वेश्चंस खत्म किए, लेकिन अभी हमारे पास इस बुक के 2 अध्याय अभी और बाकी, तो फटाफट उनको कर लें, क्योंकि फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने PYQs। ठीक है, तो बस थोड़ा सा इंतजार और 2 वीडियोस का, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बस थोड़ा सा आपको फटाफट इंतजार करना है और तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।